प्रिया ने अपना 10वां जन्मदिन ससुराल में मनाया। उसकी सास शारदा और जेठानी सीमा ने मिलकर स्वादिष्ट भोजन तैयार किया था। प्रिया का पति आरक्षित पद पर लगा था और अच्छी कमाई कर रहा था। खाने में प्रिया के भैया भाभी ही शामिल हो पाए। उसके पापा की तबीयत ठीक न होने के कारण माँ भी नहीं आ पाई थी। सीमा का छोटा भाई रवि इत्तेफाक से लंच के समय आ गया था। उसने भी सबके साथ भोजन किया। खाना खाने के बाद सबसे पहले प्रिया के ससुर उमाकांत जी सर्दी की धूप का आनंद लेने पास के बाग में चले गए। रवि कई सालों से बेकार था, इधर उधर घूम रहा था। उनके जाने के चंद मिनटों बाद रवि विदा हो गया। उसके जाने के करीब 15 मिनट बाद प्रिया ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। प्रिया को घर के अपने रिश्तेदारों द्वारा चोरी करने का अंदेशा था। मेरा 20,000 रुपए का मोबाइल चोरी चला गया है। गुस्से और घबराहट के कारण प्रिया ने लगभग चिल्लाते हुए सबको चौंका दिया था। उसे जेठानी और जेठ पर शक था। तुमने कहीं इधर उधर रख दिया होगा। चोरी जाने की बात मुंह से मत निकालो। उसके पति नीरज ने उसे समझाया। उसे भी अपने बड़े भाई से कोई खास प्रेम न था, क्योंकि सबका बचपन अभाव में गुजरा था। मैंने आपके फोन से अपने फोन का नंबर मिलाया है। मेरे फोन की घंटी बज ही नहीं रही। उसका सिम कार्ड निकाल लिया गया है और ये काम कोई चोर ही करेगा ना। हो सकता है फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। मैंने सुबह ही उसे फुल चार्ज किया था। फोन चोरी किया गया है और मैं इस मामले में चुप नहीं बैठूंगी। पुलिस में रिपोर्ट करने से भी मैं हिचकिचाने वाली नहीं। प्रिया ने एक धमकी अपनी जेठानी सीमा की तरफ क्रोधित नजरों से देखते हुए दी थी। इस कारण सीमा का पारा फौरन चढ़ा शुरू हो गया। तुम किसी पर चोर होने का शक कर रही हो प्रिया? बड़ी कठिनाई से अपने गुस्से को नियंत्रित रखते हुए सीमा ने अपनी देवरानी से सवाल किया। जिन पर मुझे शक नहीं है वो है मेरे भैया भाभी, मम्मी पापा और नीरज। ये लोग मेरा फोन ही नहीं चुराएंगे। यानी कि तुम्हारी नजरों में मेरे पति और मैं चोर हो सकते हैं? रवि भी आया था यहाँ। मेरे भाई को या हमें चोर कहा तो अच्छा नहीं होगा। प्रिया सीमा का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। चोर का पता पुलिस लगा ही लेंगी भाभी। मुझे इस मामले में आपसे कोई बहस नहीं करनी है। वैसे तुम्हें या भैया को भी मैं चोर नहीं मान रही हूँ। चोरी मेरे भाई ने भी नहीं की है। फिर कहाँ है मेरा मोबाइल? प्रिया के इस चुपते सवाल का सिवा फौरन कोई जवाब नहीं दे पाई थी। प्रिया के भैया प्रमोद और भाभी वंदना साफ नाराज और परेशान नजर आ रहे थे, पर उन्होंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। प्रमोद और वंदना भी साधारण हैसियत के ही थे, पर प्रिया पति को मोटी वेतन वाली जॉब के कारण खुश थी। दिखावे के लिए नीरज ने प्रिया को डांटना शुरू कर दिया। जब संभाल कर नहीं रख सकती हो तो तुम्हें इतना महंगा मोबाइल खरीदना नहीं चाहिए न था। हर चीज तुम्हें महंगी और अव्वल दर्जे की चाहिए, पर देखभाल करने के नाम पर तुम बहुत ही लापरवाह हो। जिन पर विश्वास हो उन्हें चीजें चुराने से कैसे रोका जा सकता है? हाँ, आगे देखती हूँ कि कोई बाहर का आदमी मेरी किसी चीज को कैसे छूता है। प्रिया अपने पति से उलझने को भी तैयार हो गई। नीरज, इसे फालतू बोलने से रोक। रवि ईमानदार लड़का है। प्रिया का उसे चोर समझना मुझे पसंद नहीं आ रहा है। उसकी नौकरी नहीं लगी तो मतलब ये तो नहीं कि वह चोर है। नवीन ने अपने छोटे भाई को गंभीर लहजे में हिदायत दी। इस बार वंदना ने वार्तालाप में हिस्सा लेते हुए कहा, हम तो अभी यही है। आप लोग हमारी तलाशी ले लीजिए। बाद में कोई हमें शक के दायरे में घसीटे, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जिसकी तलाशी होनी चाहिए थी वो तो जा चुका है। प्रिया की इस बात ने सारे मामले आग में घी डालने जैसा काम किया था। सीमा भड़क कर बोली, मुझे तो इस मामले में तब ननंद भाभी की मिली भगत साफ नजर आ रही है। मोबाइल की चोरी होने का झूठ इल्जाम मेरे भाई पर लगाकर तुम लोग ये लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है क्या कहना चाह रही है आप। वंदना सीमा से उलझने को तैयार हो गई। जैसे तुम लड़ झगड़ कर अपनी ससुराल से अलग हुई थी, वही काम अब प्रिया करे, यही चाहती हो तुम? अब बिल्कुल बेसिर पैर का इल्जाम मुझ पर लगा रही है। जरा सोच समझ कर बोलिए, नहीं तो हम इस घर में फिर कभी कदम नहीं रखेंगे। शारदा ने किसी अन्य के बोलने से पहले ही ऊंची आवाज में सबसे शांत होने की प्रार्थना की, पर उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिवा प्रमोद हर व्यक्ति झगड़े में भागीदारी कर रहा था। शिकायत, नाराजगी, गुस्से और नफरत के भाव ने कमरे का माहौल
बेहद दूषित कर दिया था। किसी को फिक्र नहीं थी उस वक्त कड़वी, तीखी व जहरीली जबान से वे जो जख्म दूसरों के दिलों पर लगा रहे थे, वो शायद कभी न भरे। अपनी देवरानी और उसकी भाभी से उलझते हुए अचानक सीमा अपने माथे पर हाथ मारते हुए दुखी लहजे में बोली, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इस घर का रिश्ता तुम्हारे घर से जोड़ा था। तुम्हारे आने से घर की सुख शांति हमेशा के लिए नष्ट हो गई है। प्रिया से पहले उसके भाई प्रमोद ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट की। इतने ही दुख हो अगर आप सब मेरी बहन से, तो अलग कर दीजिए उसे घर से। जो अच्छा घर मिला है वह नईम की वजह से ही है। यही तो प्रिया चाहती है, सीमा चुपते लहजे में बोली। अपनी पगार के घमंड के कारण इसने कभी इस घर को अपना घर नहीं समझा, कभी बड़ों की इज्जत नहीं की। ये तो सोचकर ही आई थी कि जल्दी से जल्दी अलग हो जाए। भाभी सच्चाई तो यह है कि मैं आपको पहले दिन से ही कभी फूटी आंख नहीं पाई। मुझसे जलती रही है आप। प्रिया की आंखों से नफरत के भाव झलके। प्रमोद ने खड़े होकर ऊंची आवाज में शारदा से कहा, आंटी आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि आपकी दोनों बहुएं साथ साथ कभी सुख शांति से नहीं रह पाएंगी। मेरी सलाह है कि आप प्रिया और नीरज को घर से अलग कर दें। तुम्हारे कहने से दे दी है हमने उन्हें अलग होने की इजाजत। पारक से लौट उमाकांत गंभीर आवाज में कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति को चौंका कर चुप कर दिया था। उमाकांत जी के पूछने पर प्रिया ने अपनी कीमती मोबाइल की चोरी हो जाने की बात उन्हें बता दी। उमाकांत भी बेकारी से थे, उन्हें छोटी सी पेंशन मिलती थी। तुमने रवि पर शक क्यों किया? क्या उसने पहले कभी हमारे घर से कुछ चुराया है? उमाकांत जी ने सवाल किया। रवि के अलावा और कौन चोर हो सकता है? प्रिया दब कर चुप न रहे और अपना शक उन्हें बता दिया। कमापति की पत्नी का गुरूर तो आ ही जाता था। जितनी आमदनी नवीन की थी घर में किसी की नहीं थी। नीरज, क्या इस बात को मुद्दा बनाकर तुम घर से अलग होना चाहते हो? उमाकांत जी ने अपने छोटे बेटे से सीधे सीधे यह सवाल पूछ लिया। नीरज ने झिझकते हुए जवाब दिया, पापा रोज रोज के झगड़ों की जड़ काटने का हमें ये तरीका समझ आता है। इस कारण तुम्हारी माँ और मुझे जो दुख होगा उस पर गौर किया है तुमने? पापा ये लोग आसपास तो ही रहेंगे, पर दिलों के बीच दूरियां तो बढ़ ही जाएंगी। दोनों भाई साथ रहकर तो एक दूसरे के काम आते ही रहोगे। अब कभी झगड़ा होगा तो कभी प्यार से हंसने बोलने के मौके भी तो मिलेंगे। तुम दोनों नौकरी करते हो, कल को तुम्हारे बच्चों की देखभाल सीमा से बेहतर कौन करेगा? तुम दोनों के कारण यह घर आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत हो सकता है। मेरी समझ से तुम्हारा घर से अलग होना ठीक नहीं है। उन्होंने अपने छोटे बेटे को गंभीर लहजे में साथ रहने के फायदे गिनाए। नीरज के बजाय उसके साले ने जवाब दिया, अंकल आपकी सब बातें ठीक है, पर सच्चाई तो यह है कि हर इंसान अपनी अपनी झंझटों में उलझा हुआ है। किसी दूसरे से उसका खून का रिश्ता भी हो सकता है। भला करने का न उसके पास समय है ना इच्छा शक्ति। इस मामले में नीरज मुझसे बात करता रहा है। मेरी मानो तो आप बड़े भाई भाभी को घर से अलग हो ही जाने के, इसी में सबकी भलाई है। तुम क्या कहते हो नवीन? उमाकांत जी ने बड़े बेटे से पूछा। किसी की बातों में आकर नीरज को घर नहीं छोड़ना चाहिए। नवीन ने भाई पना जताते हुए अपनी राय बता दी। तुम्हारी राय क्या है? वे अपनी पत्नी की तरफ घूमे। अगर ये दोनों बहुएं प्रेम से मिलजुल कर नहीं रह सकती है तो बड़ी बहू को जाने दो। शारदा का गला भराया। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उमाकांत जी ने अपना फैसला सुना दिया। मेरी समझ से प्रिया अलग होने का पक्का मन बना चुकी है। किसी को जबरदस्ती रोकना रात दिन के क्लेशों को निमंत्रण देना होगा। ठीक है प्रिया, तुम दोनों अलग हो सकते हो। वे थके हारे अंदाज में उठकर जाने लगे तो नवीन ने परेशान से लहजे में कहा, पापा नया फ्लैट किराए पर लेने के लिए मुझे रुपए की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास तो बैंक में कुछ नहीं है, और यह बात तुम सबको मालूम भी है। यह मकान भी नीरज की बदौलत है। हम लोग तो पहले कच्चे मकानों में रहते थे। लेकिन अंकल, ये तो सोचिए कि नवीन नया मकान किराए पर कैसे लेगा? प्रमोद ने उत्तेजित होकर पूछा। ये सब सोचना मेरी समस्या नहीं है, उमाकांत जी ने रुखाई से जवाब दिया। सीमा और नवीन को अब आफत नजर आने लगी। नीरज ने कई कंपटीशनों में आरक्षण का फायदा लेकर ऊपरी कमाई वाली नौकरी पाली थी। उधर सीमा को सदा लगता था कि वह जेठानी और प्रिया न या नीरज के एहसानों को मानने को वह तैयार नहीं थी। उसे समझ आ रहा था कि प्रिया ने यह नाटक खेला है, पर वह क्या कर सकती थी? उसने अपने पुराने मोबाइल से रवि को
सारी बात बताए तो रवि को समझ आया कि वह तो मोहरा था। उसने कहा, दीदी आप 4 दिन का समय मांग लो, फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। रवि कोई गुंडा चोर तो नहीं था, पर उसके दोस्तों में से कुछ शातिर थे। उसने उनके साथ मिलकर प्लान बनाया। 2 दिन बाद सुबह सुबह दरवाजे पर 5-7 पुलिसमैन खड़े थे। एक ने कहा, नीरज कौन है, उसे बुलाओ। नवीन बाहर आया और बोला, इंस्पेक्टर साहब बात क्या है। इंस्पेक्टर अकड़ कर बोला, तू कौन। नवीन ने कहा, मैं नीरज का बड़ा भाई हूँ। इंस्पेक्टर गुड़का, तो फिर नीरज को भेजना, उसके खिलाफ वारंट है। वारंट का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। नीरज के ऊपर की कमाई थी, यह सबको मालूम था। किसी ने शिकायत की होगी, ये पता नहीं चल सकता। नीरज निकल कर आया। इंस्पेक्टर ने कहा, तो तुम हो नीरज बच्चू, चलो अब थाने, आगे की बात वही होगी। इतने में नवीन बोल पड़ा, इंस्पेक्टर साहब आप कुछ देर तो रुकिए, इसे कपड़े बदलने दे, नाश्ता कर ले, आप सब लोग भी नाश्ता तो कर ले। इंस्पेक्टर ने कहा, हमारा फर्ज तो ये है कि मुजरिम को देखते ही गिरफ्तार कर ले, पर तुम कहते हो तो नाश्ता करने देते हैं। सबके लिए नाश्ता बनने लगा। 5 लोग पुलिस वाले थे। इतने में रही भागता हुआ आया। पूछा, क्या हुआ, आप लोग कौन है। इंस्पेक्टर रुखाई से बोला, अबे तू कानूनी काम में दखल दे रहा है। नवीन ने सालू को सारी बात बताई। वो बोला, ठीक है मैं अभी आया, और वो बाहर जाकर बात करने लगा। फिर अंदर आकर इंस्पेक्टर से बोला, आप राजकुमार यादव एसआई है ना। इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ। तो रवि ने फोन इंस्पेक्टर को देते हुए कहा, प्लीज बात कर ले। इंस्पेक्टर ने बात शुरू की। फिर वो खड़ा होकर बात करने लगा, जी जनाब जी, नहीं जी हाँ, हमें क्या मालूम था कि अपने लोग है। ठीक है जनाब। फोन लौटाते उसने कहा, प्रिया कौन है। प्रिया पीछे खड़ी थी। उसे अंदाज नहीं था कि नीरज की ही मुसीबत आ जाएगी। जी मैं, हकलाती हुई वो बोली, तुम्हारा मोबाइल चोरी हुआ है ना। जी हाँ, 2 दिनों से ही मिल नहीं रहा। नीरज और प्रिया दोनों एक साथ बोले, तो ठीक है मुझे तलाशी लेने दो। वो भी ऊपरी कमाई का रहा होगा ना। तुम दोनों का कमरा कौन सा है। अब तो प्रिया रोने लगी, दहाड़े मार मार कर। कभी इस भगवान को याद करती, कभी उस अल्लाह को। उसे इस उसे यही सिखाया गया था कि पूजा करने से आफत खत्म हो जाती है। इंस्पेक्टर आराम से परसों पराठे खाने लगा था। बाकी 4 भी यही कह रहे थे। थूक अटक कर प्रिया बोली, मेरा मोबाइल चोरी नहीं हुआ है। सोफे के नीचे से निकालकर उसने दिखाया। इंस्पेक्टर ने बिना देखे कहा, लो भाई हमारा नाश्ता हो गया, तुम्हारा मोबाइल मिल गया। दहिया साहब की रवि से जान पहचान की वजह से ये मामला भी रफा दफा कर देंगे। अब नीरज फटफड़ा, तुम भी अजीब औरत हो, किसी पर इल्जाम लगाकर इतनी साजिश कैसे कर सकती हो। आ जाओ, रवि से माफी मांगो। नीरज के गुस्से को भाप कर प्रिया फौरन उठी और अपनी जेठानी और रवि से माफी मांगने के लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। प्रमोद के इशारे पर वंदना भी प्रिया के पीछे पीछे डायनिंग रूम से अंदर की ओर चली गई। उनके बाहर जाते ही माहौल बदल गया। उमाकांत जी ने अपने दोनों हाथ हवा में विजयी अंदाज में उठाए और प्रसन्न स्वर में कहा, हमारी योजना सफल हो गई। प्रमोद अपनी बहन से बोला, छोटी भाभी की अलग होने की जिद अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन हाँ, हम आप सभी को इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि प्रिया अब अन्य किसी बाहरी व्यक्ति को हमारी मिलीभगत का पता न चले। मेरा दाव काम आया, यह बड़ी बात है। उमाकांत जी ने उठकर प्रमोद को गले से लगाया और आभार प्रकट किया। बेटा तुम बहुत समझदार इंसान हो, तुम साथ न देते तो हमारा संयुक्त परिवार टूट जाता। वक्त के साथ रिश्तों में बदलाव आता है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में प्रिया भी हम सब के साथ प्यार और अपनेपन की मजबूत डोर से बंध जाएंगी। तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करना, वो और उसका हित इस घर में पूरी तरह सुरक्षित है। उमाकांत और शारदा से आशीर्वाद लेने के बाद प्रमोद नवीन और नीरज से गले मिला। सभी दिलों सभी के दिलों में खुशी, संतोष और सुरक्षा को दर्शाने वाली मुस्कान उन सभी के होठों पर नाच रही थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है।